Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the mechanism of respiration. So let's start our topic. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है mechanism of respiration. इससे पहले हमने बात की कि रेस्पिरेशन क्या है। हमने कहा कि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज को कंसीडर किया कि इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होती है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी रिलीज होते हैं और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमने कहा वो एटीपी की फॉर्म में होती है, जिसको हमने नाम दिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम ये देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक किया है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स या साइकिल इन्वॉल्व थे। रेस्पिरेशन में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड और पायरोवेट। हमने कहा था ग्लूकोज से पायरोवेट में चेंज होना, इस साइकिल को हमने नाम दिया था ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। ये हमारे पास फर्स्ट साइकिल है जिसके थ्रू ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है। हमारे पास जो पायरुवेट प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, वो हैं टोटल 2। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसमें 6 कार्बन होते हैं और जो पायरोवेट हमारे पास आ रहे हैं इसमें 3 कार्बन होंगे, यानी हर एक पायरोवेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ हमने कहा कि जब ग्लूकोज पायरोवेट में चेंज होता है या पायरोविक एसिड में चेंज होता है तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्लस यहाँ पर एक और एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिसको बाद में एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर जिसकी प्रोडक्शन होगी वो है NADH, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रब साइकिल। क्रब साइकिल को क्रब साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इसे एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था हैंस क्रब्स। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्रब साइकिल है उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, यानी जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हमने पायरोवेट बनाया है, अब फर्दर इससे कौन कौन सी चेंजेस होंगी। अब ये जो पायरोवेट है इसने क्रब साइकिल में एंटर होने से पहले चेंज होना होता है। इसको चेंज किया जाता है एसिटाइल CoA में। एसिटाइल CoA जो है ये प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज कोएंजाइम A। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कोएंजाइम A। अब हमारे पास है एसिटाइल CoA। अब इसने कन्वर्ट होना है नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP प्लस NADH प्लस FADH2। अब
ये जो एसिटाइल को है इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है और अब फर्दर इसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। जितनी भी एनर्जी है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो ATP है, NADH है और FADH2 हैं, ये कैसे प्रोड्यूस हुए? यहाँ पर ADP का मॉलिक्यूल होता है जो कन्वर्ट होता है बाद में ATP में। दूसरा यहाँ पर FAD का मॉलिक्यूल होता है, FAD पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट होता है FADH2 में। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल है वो है NAD पॉजिटिव। अब आप देखेंगे कि जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ADP, FAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव, इन सब में हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। ATP में फॉस्फेट की एडिशन हुई है। अब ये जो हाइड्रोजन की एडिशन है इसको हमने नाम दिया था रिडक्शन का। हमने बात की थी कि हाइड्रोजन के एटम को अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक ही शेल है इसका और उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर किसी एटम में या मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की एडिशन हो तो इट मीन्स कि उसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये जो FAD है, NAD है, इनकी रिडक्शन हुई है और इसके रिजल्ट में NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुए हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं इनसे फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दूसरा हमारे पास था, हमने कहा क्रेब्स साइकिल। अब थर्ड जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम ETCC में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ETC मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो NADH का मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होगा। और दूसरा जो है हमारे पास वो है FADH2। अब ये दोनों जो हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, नेक्स्ट इनकी फर्दर कन्वर्जन होगी। इनसे नए मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे बल्कि इनको चेंज किया जाएगा इनटू ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे वो है वाटर, साथ जो है वो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्लस हमारे पास NAD पॉजिटिव, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई थी। ये जो हमारे पास NADH है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू NAD, यानी इसने हाइड्रोजन जो है वो रिलीज किया है या लॉस किया है। अब फाइनली जो हमारे पास यहाँ पर बचता है वो है FAD पॉजिटिव। अब ये जो FADH था ये हाइड्रोजन एटम लूज करता है और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है FAD में। अब दोनों ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास NADH और FADH2, इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और फाइनली हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रही है ATP। अब हमारे पास यहाँ तक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जितनी भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट होना थी वो हो चुकी। अब हम इन तीनों स्टेप्स को देखते हैं कि ये तीनों स्टेप्स हैं सेल में होते किस जगह पर हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। अगर सेल के साइटोप्लाज्म की बात करें, आप लोग चैप्टर नंबर
4 में जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल की, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक सेल है। सबसे आउटर मोस्ट जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल की केस में। जबकि प्लांट सेल में इसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन है और ये जो सारा इसका पोर्शन है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इसके सेंटर में जो है हम कहते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और सेल के बारे में हम कहते हैं कि इनमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली होती है जिसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये इन्वॉल्व होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। जैसे ही साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसकी ब्रेकडाउन होती है और ये चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड या पायरोवेट में। अब नेक्स्ट ये जो हम कहते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट हुआ? साइटोप्लाज्म में। यानी ग्लूकोज को ब्रेक करके उससे पायरोवेट बनाया गया। अब ये पायरोवेट एसिटाइल को ए की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो दोनों रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं, ये साइकिल्स हैं, वो होते हैं। एक है हमारे पास क्रेब्स साइकिल और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। अब ये दोनों जो स्टेप्स हैं, ये साइकिल्स हैं, ये होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरह से एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो उसकी पहले साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुई, फिर उसके बाद उसकी ब्रेकडाउन हुई माइटोकॉन्ड्रिया में, और फाइनली उसमें से जितनी भी एनर्जी थी वो एक्सट्रैक्ट कर ली गई। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, नेट एनर्जी जो बच जाती है टोटल आपके पास एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके, वो है हमारे पास 36 ATP। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो 36 ATP प्रोड्यूस हुए हैं ये कौन कौन से स्टेप में और किस तरह से एनर्जी मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करके ATP में प्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ तक हमारा हुआ सारे का सारा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम देखते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर है, ये जो हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोट्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स who don't have well-defined nucleus. Like बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है तो जो ग्लूकोज ब्रेक करके कन्वर्ट हुआ है पायरोवेट में, अब उसकी ऑक्सीजन के बगैर ही ब्रेकडाउन होती है और फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड,
इस पूरे स्टेप को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम इसमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं लाइक NAD और FADH2, इनको देख लेते हैं कि इनका कंप्लीट नेम क्या है। जो FAD है हमारे पास, इसको हम कहते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो फ्लेविनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक को एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है जस्ट लाइक NAD, और इनसे भी फिर एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है थ्रू ऑक्सीडेशन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन में जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 36 ATPs, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, कौन से स्टेप पर कितनी ATPs जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट साइकिल से ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लाइक हमने बात की ग्लाइकोलाइसिस की, क्रेब्स साइकिल की, और फाइनली हमने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।